नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सिकंदरपुर सरोसी ब्लॉक के लंगड़ापुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक आशियानों पर बुलडोजर चला दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम समाज की बंजर भूमि पर कई गरीब परिवार झोपड़ियां डालकर वर्षों से रह रहे थे, लेकिन आज ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम व बुलडोजर पहुंचा और सभी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था और नोटिस के उनके सिर से छत छीन ली गई। अब ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्नाव से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले मोहित कुमार ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मोहित के अनुसार उनके भाई को विपक्षी गण ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और फिर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले की एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन अब विपक्षी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मोहित का आरोप है कि विपक्षी दबंग किस्म के लोग जो उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित के मुताबिक डर की वजह से पूरा परिवार घर छोड़ चुका है और सिर्फ उनकी माताजी घर पर है। मोहित किसी तरह बचते बचाते डीएम कार्यालय पहुंचे और अभियुक्तों की गिरफ्तारी व सुरक्षा की मांग की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। मोहित कुमार, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि 12 तारीख को हमारे भाई को रितेश तिवारी ने मारपीट की। मारने के बाद उन्होंने फ़ोन करके 5-6 लोगों को बुलाए जो कि माफिया गैंग से हैं, अपराधी तत्वों से बहुत गंभीर अपराध में कार्य करते हैं। कहाँ का मामला है? मामला है खुनुआ गांव का मामला है। किस थाने के अंतर्गत आता है? चील थाने के अंतर्गत आता है। चील थाना जिला मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। शहर के किदवई नगर थाना क्षेत्र स्थित फर्स्ट क्राई प्री स्कूल में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां 2.5 साल की मासूम बच्ची को टीचर ने बेरहमी से पीट दिया। बच्ची की पिटाई की यह घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डरी सहमी बच्ची जब घर पहुंची तो परिजन हैरान रहे। पूछताछ में बच्ची ने स्कूल में पिटाई की बात बताई। इसके बाद परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें टीचर की करतूत साफ नजर आई। मासूम के माता पिता ने किदवई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। मेरी बेटी है 2.5 साल की आव्या गोयल। इनका मैंने 1 जुलाई से एडमिशन कराया था फर्स्ट क्राई स्कूल में। तो काफ़ी दिनों से डेरी सेमी जाती थी स्कूल। मंगलवार को हम लोग सब इसको लेने गए थे, तो 15 मिनट देरी से इनको 15 मिनट देरी हो गई थी। तो हम लोग अंदर गए ऑफिस में, तो वहीं बैठी थी बच्ची। तो वहाँ पे हमको बताया गया कि इनके चोट वोट आई है गाल पे हर जगह। तो हमने पूछा कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि बच्चा है प्रथम नाम का, तो उन्होंने इनको हाथ को तनी हुई है, तो उसमें इनको चोट लग गई ब्लॉक से। तो मैंने कहा आप पेरेंट्स के बच्चे बुलाइए, हम ऐसे तो नहीं मानेंगे, उनसे बात करेंगे, आप वीडियो दिखाइए। तो कहे हम आपको भेजते हैं वीडियो सीसीटीवी का। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए। शाम हो गई, कोई कुछ नहीं आया। फिर 2 मैडम आई जो वहाँ पढ़ाती हैं, ट्विंकल और वर्षा दीक्षित। गिफ्ट लेके आई हमारे पास कि ये बच्चे के लिए है, और ऐसा है कि हमारे मैडम ने मारा, बच्चे ने नहीं मारा था। थाना आवागढ़ क्षेत्र के वीरनगर रुद्रपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गांव रुद्रपुर से निधोली कला रोड पर जा रही एक मैक्स पिकअप की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर बम्बे में जा गिरी। घटना के वक्त मोड़ पर चालक ने गाड़ी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हो जाने से दुर्घटना टाल नहीं सका। हादसे में चालक को गंभीर चोटें आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने हाइड्रा की मदद से मैक्स पिकअप को बम्बे से बाहर निकाला और घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। स्थानीय लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और दुर्घटना को लेकर भय व चिंता जताई। एटा से राज अली की रिपोर्ट। डिडोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 चोरी के ट्रैक्टर, 3 फर्जी नंबर प्लेट और 1 कंटेनर गाड़ी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे बिहार से ट्रैक्टर चुराकर फर्जी दस्तावेज और नंबर प्लेट लगाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में बेचने की फिराक में थे। पुलिस की मुस्तैदी से यह सौदा होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जोगेंद्र यादव और वीरेंद्र यादव, दोनों निवासी अल्हेपुर खुर्द, थाना फैजगंज, बेहटा, बदायूं के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट। थाना डिडोली पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर के गिरोह
का अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अनमोल यादव और वीरेश यादव। ये दोनों जनपद बदायूं के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 4 अभियुक्त इसमें वांछित है। इसमें हसी पुत्र मुन्नन, ये थाना डिडौली का रहने वाला है। ये इसके गिरोह का मास्टरमाइंड है। इन वांछित अभियुक्तों की भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये बिहार से चोरी के ट्रैक्टर लाते हैं और इन्होंने ये ट्रैक्टर अररिया जिले से लोड किए थे और यहाँ पे अमरोहा ला रहे थे, जिसमें हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 ट्रैक्टर चोरी के बरामद किए गए हैं, फार्म ट्रैक चैंपियन, महिंद्रा स्वराज, और जो कंटेनर जिसमें ये भर के ला रहे थे वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। और इन्होंने बताया है कि ये जो ट्रैक्टर वहाँ पुराने ट्रैक्टर वहाँ से चोरी करके लाते थे, यहाँ उनकी नंबर प्लेट चेसिस नंबर चेंज करके उनको अपग्रेड करके यहाँ पे आम किसानों में 2 से 2.5 लाख रुपए में बेच देते थे। आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। मामला बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान की रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जहां पत्रकार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और गणना स्थल पर वीडियो शूट करने का आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे पर मिर्जापुर में हमारे संवाददाता एसएन यादव ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों ने एक स्वर में इस एफआईआर को अनुचित और लोकतंत्र विरोधी करार दिया। उनका कहना है कि यह पूरी कार्रवाई पत्रकारिता को डराने और दबाने की एक साजिश है। पत्रकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर को तत्काल रद्द करने की मांग की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट। इस समय मैं आपको बता दें, बिहार में एफआईआर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। उसके शूट के समय पत्रकार अजीत अंजुम के जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसे लेकर पूरे देश में पत्रकारों के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। उसी कड़ी में आज मिर्जापुर जनपद के जो हमारे साथ पत्रकार बंधु मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि जो रिपोर्टिंग करते समय अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसको लेकर उनकी क्या विचार है और क्या ऐसा होना चाहिए या पत्रकार को पत्रकारिता करते समय, रिपोर्टिंग करते समय उनके खिलाफ एफआईआर वाजिब है या नहीं। जी, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सपनेश जी। सपनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताइएगा कि क्या विचार है आपका अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर हुआ। देखिए, अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर हुआ वो पूरी तरह सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उसी का वो कवरेज कर रहे थे और उसी का खुलासा कर रहे थे, जिसको लेकर के सरकार ने मुकदमा किया है। और अजीत अंजुम जी के ऊपर जो ये मुकदमा हुआ, कोई पहला मुकदमा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार कई पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगातार मुकदमों को लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जानबूझ के सुनियोजित ढंग से जिस तरीके से अजीत अंजुम जी के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया गया, हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस एफआईआर को वापस लिया जाए, अन्यथा पूरे देश के पत्रकार एकजुट होंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर होंगे। तो देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर हुआ है वो सरासर गलत है। हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश जी, आइए हम इनकी व्यू लेते हैं। आखिर क्या ऐसा होना चाहिए पत्रकार के खिलाफ। जैसा अभी गुजर दिनों में अजीत अंजुम के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, वो अगर हम देखें तो ये सरासर विपक्षी कार्रवाई है। जो उनकी रिपोर्ट हम लोगों ने भी देखा है कि ऐसा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उस पर एफआईआर किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जब हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ कहते हैं कि हम लोग मीडिया को चौथा स्तंभ मानते हैं, तो इस तरीके से जो एफआईआर है वो पूर्णतः चौथे स्तंभ पे ये कुठाराघात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अजीत अंजुम कोई सामान्य जर्नलिस्ट नहीं है, वो देश के जाने माने पत्रकार हैं और तमाम उनकी रिपोर्टों का हवाला देश विदेश में भी चलता है। तो ऐसे पत्रकार के खिलाफ मुकदमा जो हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत है और सरकार को ऐसे कामों से बचना चाहिए। उनकी लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है इसे बहुत जो है कि कम हुआ है। और इसका सर्विस ये बताइएगा, जिस तरीके से ऐसे पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रहे हैं, तो क्या आपको कभी ऐसे लगा कि हम पत्रकारिता करें न करें, आपको क्या डर सा लगता है? बिल्कुल, आप देखिए, जैसे अगर इस तरीके की अगर एफआईआर जो बिना जांच के होते हैं
वो कोई भी सामान्य व्यक्ति वही पत्रकार आदमी ही होता है, उसके भी परिवार है, सारे लोग। लेकिन अब ये है कि जो आदमी पत्रकारिता जगत में आ ही गया है उससे डर तो नहीं लगता है, लेकिन मन में भय तो है ही कि अगर हम कोई ऐसा सरकार के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध अगर चला रहे हैं तो FIR हो भी सकता है, इससे डरना नहीं है। लेकिन जो ये FIR करना गलत नहीं है, लेकिन एक पक्षी करना बिना कारण भाई किसी चीज़ को सच्चाई दिखाना कोई गलत काम नहीं है। अजीत अंजुम की जो रिपोर्ट है वो देखने से ही लग रहा है कि वो कोई गलत काम नहीं है। आप अगर आपका गलत है तो अगर उजागर करना है तो आपको सुधार करना चाहिए। उसमें FIR करके आप चीज़ों को दबाना चाहते हैं, मैसेज गलत आप दे रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, इसलिए तो FIR हुआ और कोई कारण नहीं है इसका। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ जो मौजूद पत्रकार थे उनकी जो राय है, क्योंकि ये है कि जो पत्रकारिता है वो समाज का आईना है, और पत्रकार यदि समाज का आईना शासन प्रशासन के सामने नहीं दिखाएगा तो किसके सामने दिखाएगा। यदि वो सिर्फ सरकार के फेवर में चलता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि सरकार की जो नाकामियां हैं यदि उनको दिखाता है तो पत्रकारों के ऊपर हमेशा FIR और उनको समस्याओं से झेलना पड़ता है। जहाँ तक बात है अजीत अंजुम की, तो उनके वीडियो में कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं गई है कि गोपनीयता को भंग कर रहे हो और किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई बात हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अजीत अंजुम के खिलाफ सभी पत्रकारों का कहना है कि जो FIR हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है और अनुचित है। जैसे जैसे पंचायत और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे स्थानीय जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगने लगी है। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों में खासा रोष है। हमारे संवाददाता SN यादव ने नगरवासियों से बातचीत की, जहां उन्होंने साफ सफाई, पीने के पानी, पार्क की दुर्दशा और जल जमाव जैसे मुद्दों को उठाया। देखिए SN यादव की एक खास रिपोर्ट। इस समय आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद के पूर्व प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के समाज से मुखर होने वाले नेता सतीश मिश्रा आज मिर्जापुर जनपद के नगरीय स्थानीय समस्याओं को लेकर उनसे बात करते हैं। आखिर क्या स्थानीय समस्या ऐसी है कि आज पूरे नगर में ये घूम घूम कर हर जगह नगर की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सचिदानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या नगरी से ऐसी स्थानीय समस्या है जिसे लेकर आप हर समय नगर में जनता से मुखर रहते हैं? कहाँ कोई समस्या है? हमें तो नहीं कोई समस्या नजर आ रहा है। मिर्जापुर नगर पालिका की तुलना जो है वो इंदौर से हो रही है। इंदौर की तर्ज पर मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र विकसित हो रहा है, संपूर्ण मिर्जापुर विकसित हो रहा है, और आप यहाँ पे समस्या ढूंढ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लोग तो मिर्जापुर के साथ मजाक कर ही रहे हैं, आप भी मजाक कर रहे हैं। समस्याएं कहीं नजर आ रही हैं आपको? पूरा मिर्जापुर कितना खुशहाल नजर आ रहा है। इंदौर जैसे सुंदर और स्वच्छ मिर्जापुर हमारा दिखने लगा है। कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग गए, कितने पार्क बन गए, कितनी सड़कें व्यवस्थित हो गई, कितना हरा भरा मिर्जापुर दिख रहा है, और आप कह रहे हैं कि मिर्जापुर जो है समस्याओं में दिख रहा है। चश्मा उतार कर देखिए ना। इसी व्यंग के लहजे में और आप बताइए किस तरीके से और विकास की बातें जो आप कर रहे हैं नगर के बारे में। धन्य है मिर्जापुर के जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि वर्तमान में है वो बहुत धन्य है, बधाई के पात्र है। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मैं मिर्जापुर के लोगों को देता हूं, जो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जिन लोगों ने चुना है। मतलब सोचिए कि ट्रिपल इंजन चौपल इंजन की सरकार, अब तो कोई बात नहीं है ना कि नहीं सरकार हमारी नहीं है। नगर पालिका में भी नहीं की सरकार, विधानसभा में नहीं की, लोकसभा में नहीं की, मंत्री मिनिस्टर सब नहीं के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री केंद्र प्रदेश की गवर्नमेंट सब नहीं की, और उसके बाद भी विकास की स्थिति आप देख रहे हैं। थोड़ी बरसात में, एक दिन का बरसात हुआ और पूरा वासलीगंज भर गया। जो मेन हमारा शहर था वो 2-3 फीट पानी लग गया, पूरी सड़कें धंस गई। आज 5 साल से पता नहीं क्या ये खुदाई कर रहे हैं, किस नाम पे खुदाई कर रहे हैं। कभी जलकल नल योजना आ जाती है, कभी स्वच्छ पेयजल योजना के नाम पे, कभी जल मिशन के नाम पे, और तमाम योजनाएं चला रहे हैं। वो मतलब डेट उसका क्या है, निर्धारण डेट क्या है, कब वो जनता को लाभ मिलेगा। आप एक खुदाई करके उसको पाट रहे हैं कि दूसरी खुदाई चालू कर दे रहे हैं, वो भी पता नहीं कि तीसरी खुदाई चालू कर दे रहे हैं। कब ये बन के तैयार होगा? मिर्जापुर की जनता उग चुकी है, बीमारियों से उग चुकी है। छोटा ये तो जनता के लिए तो हो रहा है, ये जनता के लिए इसको कब विस्तार होगा? पिछले 6 साल से हो रहा है, और आने वाले कितने सालों तक चलेगा इसका तो बताया जाएगा।
बड़े बड़े शोरूम है, अच्छे अच्छे शोरूम जो अपना पैसा लगाकर बनवाए हैं, उनके सामने आप इतने बड़े बड़े गड्ढे खोल दिए हैं, उनका शोरूम रहने की कगार पे है, टाइल्सों में दरार आ गया है, और आप विकास की परिभाषा बता रहे हैं। ये कौन सा कब स्वच्छ पानी मिलेगा? स्वच्छता पानी के नाम पे कितने अरबों का लूट हो गया और वो आज तक दिख नहीं रहा है। और स्वच्छता पानी के नाम पे इसी चील क्षेत्र में एक गांव में सैकड़ों लोग बीमार हो गए। ये बंदरबांट योजना है, लूटो खाओ योजना है, और जिन भी लोगों ने इस सरकारों को मदद किया था उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया गया, उस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, 2-5 साल और ऐसे ही खुदाई चलती रहेगी, झट्टा को बदलाते रहेंगे, एक खुदाई खत्म नहीं हुई दूसरी खुदाई चालू हो जाएगी। कितना करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, कितना मिर्जापुर के सड़कों को बर्बाद कर दिए। एक बारिश में लगभग मेरे जिस आवास पे आप बैठे हैं यहां से स्टेशन चले जाइए, सैकड़ों दसों गड्ढे मिलेंगे, दर्जनों की संख्या में गड्ढे मिलेंगे। कितनी गाड़ियां वो हो रही है, अभी आप नटवा चले जाइए। एक गड्ढों पे तो कुछ भराव किया गया, हमने देखा रास्ते में। जी बिल्कुल, ये सरकार जो है वो गड्ढे खोदेगी, उसको भरेगी, फिर गड्ढे खोदेगी, फिर भरेगी। यही इनका विकास है। विकास के नाम पे सच्चाई पूछी तो उन्होंने मिर्जापुर का सर्वनाश किया है, और इन्होंने नहीं किया है। अब मैं सही बोलूं तो लोगों को कड़वा लगेगा, मिर्जापुर के लोगों ने किया है। ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है जिनको समस्याओं का समाधान करना ही नहीं आता। छोटा सा समस्या है, छोटा सा समस्या, उसका बहुत छोटा सा समाधान है। जो नदवा रेलवे ब्रिज के नीचे जो पानी लगता है, एक ड्रेनेज सिस्टम जिसका मुश्किल से बजट 5 से 7 लाख रुपए होगा, अगर वो ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाए तो वहां की ये समस्या निदान हो जाएगी। लेकिन पिछले 5 सालों से ये समस्या लगातार बनी हुई है। हर बरसात में आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्याओं को उठाया जाता है, वहां से जितने बजट में उस समस्या का पूर्णतः समाधान हो सकता है। 5 से 7 लाख रुपए में वाटर ड्रेनेज सिस्टम एक होता है, वो रेलवे में जो काम किए होंगे वो जानते होंगे, या जो उसकी पढ़ाई किए होंगे वो जानते होंगे। वाटर ड्रेनेज सिस्टम के नाम से आप किसी भी कुड़िया का पानी निकलवा सकते हैं और हमेशा के लिए वो समस्या का समाधान। लेकिन वो समस्या का समाधान हो जाएगा तो 40-40 लाख का जो टेंडर होता है पानी निकालने का, सोचिए 40 लाख रुपए का पानी निकालने का टेंडर होता है, और 5 लाख रुपए में पूरी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। लेकिन धन्य है मिर्जापुर के जनप्रतिनिधि, और उससे भी बड़ी धन्य है हमारी जनता जो ऐसे लोगों का चुनाव करती है। तो सतीश जी, क्या इस तरीके से समाधान जो आपने बताया है, तो शासन प्रशासन तक आपने ये समाधान पहुंचाया है? इस शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? शासन प्रशासन हम लोगों की सुनेगी? हम लोग तो विपक्ष में है ना। हम लोग तो सही बात बताएंगे तो उनको लगेगा कि हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो आप ही के माध्यम से पहुंचा सकते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं कि डीएम से अनुमति दिला दिया जाए, मैं उसको कर दूंगा। शासन से अनुमति दिला दिया जाए, मैं उसको जो भी पैसा लगेगा मैं लगा दूंगा, या मिर्जापुर के लोगों से चंदा लगाकर लगा दूंगा, क्योंकि जितना पैसे में वो बन सकता है उससे कहीं ज्यादा मिर्जापुर के लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। अच्छी अच्छी गाड़ियां लोगों की उस पानी में चली जा रही है, डूब जा रही है, इंजन सीज हो जा रहा है, सरकारी गाड़ियां चली जा रही है, एम्बुलेंस वगैरह। बनारस और इलाहाबाद जाने का एकमात्र वो रास्ता है मिर्जापुर से निकलने का, तो बनारस वगैरह जो बीमार लोग हैं, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उसी रास्ते से जाना है, वो लोग पहुंच नहीं पा रहे, रास्ते मर जा रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, यहाँ की सांसद, यहाँ इतनी बड़ी नेता, विधायक भाजपा के, नगर पालिका के अध्यक्ष भाजपा के, सब मतलब जनता ने जितने इंजन लगा सकते थे सब इंजन लगा दिया, और सारे इंजन लगाने के बाद मिर्जापुर को क्या मिला है ये हमसे और आपसे छिपा नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका परिषद के सतीश मिश्रा। इन्होंने जो नगर की स्थानीय समस्याओं को लेकर इन्होंने चर्चा की, उस चर्चा के बारे में जो जल जमाव की बात करते हैं, गड्ढों की बात करते हैं। बिधोना पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 2 बाइक मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर 41 किलो 570 ग्राम गांजा और एक वैगनार कार बरामद की है। बरामद गांजे की बाजार में कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। यह सफलता बिधोना अच्छलदा रोड पर सराय प्रथम के पास चेकिंग के दौरान मिली, जब एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई। भागने की कोशिश में कार बारिश के चलते मिट्टी में फंस गई और पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओरेया निवासी लोकेश और अतुल के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे ओडिशा से ट्रकों द्वारा गांजा लाकर छोटी गाड़ियों से आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। ओरेया से आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद औरैया में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17/7/2025 को थाना बिधुना व संयुक्त स्वाट टीम द्वारा सराय प्रथम के आगे बिधुना अच्छलदा रोड पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान एक
बैगनार कार छल्ला की तरफ से आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया तो कार धीमी करते हुए दाईं तरफ सड़क के किनारे मोड़ दिया गया। बरसात के कारण कार कीचड़ में फंस गई। तत्काल संयुक्त टीम द्वारा घेर कर उनको पकड़ा गया। पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे पास मादक पदार्थ गांजा कार की डिग्गी में है। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी विधुना को अवगत कराया गया, जिस पर उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर अपने निर्देशन में कार की तलाशी कराई गई, जिसमें झोले और बोरी में लगभग 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी मार्केट में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। जनपद औरैया में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों ने बताया कि बाजार में गेहूं का रेट 2700 प्रति क्विंटल है, लेकिन सरकार ने उनसे जबरन 2400 से 2500 में गेहूं खरीदा। किसान लगातार ठगे जा रहे हैं। अधिकारी खतौनी बनवाने के नाम पर 5000 तक वसूल रहे हैं और एक ही पैमाइश बार बार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पंचायत सचिवालय बनकर खड़े हैं, मगर ऑनलाइन कोई भी सुविधा शुरू नहीं हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां छीन ली गई हैं और विरोध करने पर किसानों के साथ मारपीट तक की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। किसानों को राजस्व विभाग में एक खतौनी के नाम पे 4-5 हजार रुपये से खुलेआम लूट चल रही है। राजस्व विभाग एक पैमाश 3 बार की जा रही है और तीनों बार डिफरेंस हमारे पास एविडेंस है। ये बुरा हाल है। कानून व्यवस्था के नाम पर हमने अभी कप्तान साहब से मिलने के लिए कहा है और मिलके ही जाएंगे। ऐसे जाएंगे तो चोरियां, ये पंचायत सचिवालय खड़े हैं ना, कितना पैसा खर्च हुआ है हमारे किसानों का, इनमें एक भी काम नहीं हो रहा, एक भी काम नहीं हो रहा। इन्होंने कहा था कि उसमें सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, उसमें खतौनी निकलवाई जाएगी, किसी का राशन कट जाएगा राशन कार्ड, उसे ऑनलाइन कराया जाएगा, वहीं से डीएल भी ऑनलाइन होगा, मृत्यु सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन होगा और बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ ऑनलाइन होगा। किसी की पेंशन कट जाएगी तो ऑनलाइन होगी। ऐसा भी काम नहीं हो रहा। अच्छा आप बताइए, कैमरे कर दिया, हमें तो उन कैमरों से अच्छा नहीं लग रहा। और कौन कौन से मुद्दे हैं? उठाते ही ना, अरे किसानों की बात क्यों नहीं उठाते आप लोग? और कौन कौन से मुद्दे हैं? पंचायत के अलावा कौन से मुद्दे हैं? और पंचायत के अलावा सचिवालय का गेहूँ खरीद, हमारे डंडे मारे गए, एटीएम लगा दिए गए सब तहसीलों में, ट्रालियां छीनी गई, व्यापारियों को इकट्ठा किया गया और 2400-2500 जबरदस्ती गेहूँ खरीदा गया, जबकि बाजार में गेहूँ आज भी 2600 को बिक रहा है, 2700 को, और सभी 2600-2700 किसानों को। खुर्जा स्थित परम डेयरी लिमिटेड को लेकर लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बड़ा फैसला सुनाया है। परम डेयरी परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि फैक्ट्री की 16 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीन बेल्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि यह जमीन उद्योग के लिए पूर्व में आरक्षित थी। बैठक में तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जहां 1996-97 में स्थापित फैक्ट्री के भूमि विवाद पर मंथन हुआ। अधिकारी बोले कि फैक्ट्री बनने के बाद ही उस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया, इसलिए ग्रीन बेल्ट की शर्तें इस पर लागू नहीं होती। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, एनजीटी आदेश के मद्देनजर ग्रीन बेल्ट को 11,000 वर्ग मीटर में कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फैक्ट्री को हटाया नहीं जाएगा। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। 97 में किसी और नाम से यहाँ पर पहले एस्टेब्लिश हुए, बाद में इनका नाम चेंज हुआ है। लेकिन जो पूरी कहानी है वो ये है कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बाहर जाना है, तो दिल्ली से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज बाहर आई। उनमें से एक ये इंडस्ट्री थी जो यहाँ लोकेट हुई। तो यहाँ के 16 हेक्टेयर एरिया को एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो था उसने ये कहा कि ये इंडस्ट्रियल यूज में रहेगी और इसकी 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री ईयर मार्क किया उन्होंने। और ये भी निर्देश दिया कि जो बोर्ड है यहाँ का, खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो अपने मास्टर प्लान में इस 16 हेक्टेयर को एज ए इंडस्ट्री डाल लें और इस 16 हेक्टेयर को इंडस्ट्री के रूप में जोड़ने के फलस्वरूप अगर उनके मास्टर प्लान का टोटल इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ जा रहा है तो कहीं और 16 हेक्टेयर एरिया को निकाल दें। ये उनका स्पष्ट निर्देश थे, लेकिन इसके बावजूद भी खुर्जा बुलंदशहर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसा नहीं किया।
डिबाई थाना क्षेत्र के गांव घुसराना हरि सिंह के जंगल में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की पहचान भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो हाल ही में नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत था और छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। जानकारी के अनुसार भूपेंद्र की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। शव मिलने की सूचना मिलते ही एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी भेज दिया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। डिबाई थाना के घुसराना हरि सिंह गांव से एक सुबह सूचना मिली थी पुलिस को कि वहां रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब जानकारी की गई तो मालूम चला कि गांव के ही 22 वर्षीय भूपेंद्र की डेड बॉडी है। मौके पे जाके देखा गया है, मालूम चला कि एक रस्सी बंधी हुई गले में, और अभी तक परिवार से जो आरंभिक जानकारी की गई है उसके मुताबिक इनका किसी से कोई रंजिश नहीं है और 2 महीना पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी और ये नोएडा में रह करके प्राइवेट जॉब करते थे। घर पे इनका आना जाना था। रात को बताया जा रहा है कि किसी कॉल पे घर से ये बाहर निकले हैं और इसके बाद रात को फिर घर नहीं लौटे। सुबह इनकी डेड बॉडी मिली है। कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। इनकी मोबाइल वगैरह की भी डिटेल लिया जा रहा है। सभी पक्षों पर ध्यान में रखते हुए पूछताछ भी की जा रही है। अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शीघ्र ही अनावरण करके संबंधित जो भी इसमें अभियुक्त होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नदीम खान नामक युवक ने राहुल बनकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका यौन शोषण किया। इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम राहुल से युवती से दोस्ती कर नदीम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि नदीम ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और दबाव डालने लगा कि वह उससे निकाह कर ले। हालांकि जब युवती को नदीम की असलियत का पता चला तो वह सीधे कोतवाली थाने पहुंची और पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई। बुलंदशहर नगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए केस दर्ज किया और आरोपी नदीम खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। ये इंस्टा से मेरी बात हुई थी। इसकी आईडी थी हरियाणा वाले, तो इसने अपना नाम राहुल चौधरी बताया था और जब मेरी इससे बात हो रही थी 1 महीने बात हुई, उसके बाद मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। जब शादी के लिए मैंने बोला तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने घर वालों से मिलवाता हूँ, ये वो। फिर मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बोला मुझे शादी करनी है तेरे से, ठीक है। तो फिर मैं अपनी मम्मी को उसके वहाँ पे लेके गई नोएडा में। नोएडा में जाने के बाद इसने घर पे ये लेके नहीं गया मुझे, एक ऑफिस था उसमें बैठा के बात करी। इसकी मम्मी और छोटा भाई था, तो उसमें वहां जाके मुझे पता चलता है कि ये हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसकी मम्मी ने बताया इसका नाम राहुल नहीं नदीम खान है और इसकी पहले भी पहले से शादी हो रखी है। इसने उस हिंदू लड़की से ही लव मैरिज करी थी और उस पे 2 बच्चे भी हैं। थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रिसिया थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों के गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। रिसिया पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार इन लुटेरों ने कुछ माह पूर्व एक बाइक सवार को निशाना बनाकर न केवल उसकी बाइक लूटी थी बल्कि उससे नकदी भी छीन ली थी। घटना के बाद से ही यह मामला पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया था। लगातार निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट की गई बाइक और नकदी भी उनके कब्जे से बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार लुटेरों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आज 24/25 में रात्रि में करीब 10 बजे रिसिया थाना अंतर्गत 2 घटनाएं होती हैं एक ही समय।
एक ई रिक्शा से एक मोबाइल में से 5,000 रुपये लूटी जाती है। कुछ देर बाद एक बाइक लूटी जाती है जो बिल्कुल नई अपाची बाइक। इस घटना के अनावरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया। इसमें सीओ फयादपुर, इंस्पेक्टर सर्विलांस और स्क्वाड प्रभारी मनोज कुमार यादव तथा एसओडी से मदन लाल, इनकी पूरी टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें दो जो मुख्य अभियुक्त हैं दीवान सिंह और योगेश कुमार, और इनके साथ 2 अभियुक्त और थे जो अभी फरार थे, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के दिन ये लोग जिला घाट के पास इकट्ठा होते हैं। बिलासपुर थाना क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह सहित इन दिनों धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक विवाद का अखाड़ा बनता जा रहा है। गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य सेवादार दलबारा सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख से फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब नया मोड़ तब आया जब दलबारा सिंह का डांस करता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कथित तौर पर वे डांसरों के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे सिख समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ ही एक वायरल ऑडियो में दलबारा सिंह अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते भी सुने गए हैं। दलबारा सिंह की पूर्व राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस जिलाध्यक्ष और फिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के करीबी रहना अब इस पूरे प्रकरण को और राजनीतिक रंग दे रहा है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से अपना राज्य मंत्री हैं बलदेव ओलख जी, जिस तरह से इनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जितना उन्होंने काम बिलासपुर क्षेत्र में करा है, मैं नहीं मानता आज तक किसी मंत्री ने या किसी विधायक ने इतना काम यूपी में करा गया हो। यूपी बिलासपुर इतना किसी मंत्री ने हमारे क्षेत्र में काम नहीं करा। और जिस प्रकार से दलबारा सिंह जो बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उनको एक गुरुद्वारे का संचालक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। जिस प्रकार की अश्लील उनकी वीडियो वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, और ऐसे व्यक्ति का उनको नाम खराब करना राज्य मंत्री का, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। इसके खिलाफ जरूर एक कार्रवाई बनती है। अच्छा, जिस तरह की वीडियो और भी वायरल उनकी हुई है, अश्लील फोटो वायरल हो रहे हैं, सिख समाज में क्या मैसेज उन्होंने दिया है और सिख समाज में कितना रोष है? जी बिल्कुल बहुत रोष है। इसके खिलाफ जरूर एक कमेटी गठित करी जाएगी और उसके खिलाफ जरूर एक कप्तान साहब को एक पत्र दिया जाएगा इनके खिलाफ। जी मंत्री जी के किसी समर्थक द्वारा या किसी उनके जानने वाले के उनका आपस में कोई फोन पे बात हुई थी, तो मंत्री जी ने उन्हें दलबारा सिंह जी को फोन करके जानकारी दी कि क्या कोई बात हुई है। अगर आपकी तरफ से हमकी तरफ से कोई बात हुई है तो इसकी हम माफी मांग लेते हैं। आपको वीडियो वायरल आप कर रहे थे और वो बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर फोन वायरल कर दी गई, जिसमें कोई गलत बात मंत्री जी द्वारा नहीं कही गई थी। और जहां तक की उम्मीद है, अगर उनको कोई फोन कॉल भी आया था, इसकी कोई रिकॉर्डिंग, कोई तथ्य, कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। सगहापुर गांव में एक जमीनी विवाद ने अचानक तूल पकड़ लिया जब दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला उस समय और गर्मा गया जब एक पक्ष निर्माण करवा रहा था और दूसरे पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया, लेकिन निर्माण रुकते ही मौके पर मौजूद लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस को समझाने का प्रयास करना भारी पड़ गया और महिलाओं के साथ पुलिस की खींचतान हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच तनावपूर्ण माहौल साफ देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। अंबेडकर नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।